किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। चाहे बात सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने की हो, जी हाँ, वो योजनाएं जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित हैं, इनसे जुड़ी तमाम बारीकियों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा खेती में कैसे नवाचार को अपनाया जाए, इससे जुड़ी हुई जानकारियां भी इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। हमारा प्रयास होता है कि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। कार्यक्रम को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए अब नजर डालते हैं क्या है आज विशेष मंत्रालय से। अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से कृषि मंत्रालय में विस्तार विभाग के प्रधान वैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉक्टर मनजीत सिंह हमें बता रहे हैं कि कैसे कृषि में उद्यमिता आज के समय की मांग है। इससे कई तरह के लाभ हैं। एक तो ये कि हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, दूसरी ये कि इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होती है, और तीसरी विशेष बात ये भी है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनते हैं। उद्यमिता से कैसे हमारे किसान नए आयामों को छू सकते हैं और कृषि के क्षेत्र को और सशक्त बना सकते हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा मंत्रालय। कृषि में यदि हम उद्यम की बात करें, कृषि में रोजगार की बात करें, तो उससे एक लगातार आमदनी आ सकती है। यदि हम मोटे तौर पर कहें कि देखिए, अब हम लोग यदि किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो फसल उत्पादन में वृद्धि की संभावना हर वर्ष 3 से 4% या 5% तक हो सकती है। वो अब हमारी ईल्ड के ज़रिए हो सकती है या हमारे यदि हमको अच्छा रेट मिल जाए उसके ज़रिए हो सकती है। जबकि यदि हम उद्यम की बात करें तो हम उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हम कृषि में उद्यम को जब बिल्कुल शुरू से छोटे से उदाहरण को लेके चलते हैं। देखिए, हम लोग गेहूं की पैदावार करते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य करीब 2585 रुपये प्रति क्विंटल। उसी गेहूं का यदि आटा बन जाता है तो वो 40 रुपये किलो, और कहीं कहीं जहाँ पर ये कहा जाए कि ये आटा फला ब्रांड का है और इसमें ये मिश्रित है और वो मिश्रित है, उसका अच्छा सा विज्ञापन रहता है, तो कई बार ये 50 रुपये किलो या उससे भी ज़्यादा। यदि हम एक इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो 2585 रुपये जो कि इस साल से लागू होगा, इस साल के रबी सीजन से लागू होगा, मोटा मोटी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की बात करें, उसके पिसाई पे, पैकिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे यदि हम मोटा मोटी खर्चा लगा के चलें तो 400 या 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खर्चा आता है। तो कुल मिला के यदि 30 रुपये या 31 रुपये प्रति किलो भी पड़ा हमको, और बाज़ार में आमतौर पर 40 रुपये किलो से कम कोई भी आटा हमको नहीं मिलता। यदि उसी को आटे को यदि मोटा पीस लिया जाए तो दलिया बन जाएगा, वो 60 रुपये किलो, और मैदा बनाया जाए और महीन किया जाए तो और अलग रेट। ये छोटा सा उद्यम केवल प्रसंस्करण करना है। इसी प्रकार से हर फसल में, हर अवसर पर बहुत सारे अवसर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम जिनकी का एक्सप्लॉयटेशन करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उद्यमिता के लिए 2 चीज़ों की मुख्यतः ज़रूरत होती है। एक तो आपको उद्यमी होने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, कुछ
आपके व्यक्तिगत गुण होते हैं, और दूसरा होता है तकनीकी ज्ञान। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे दलहनी फसलों के बारे में। ये एक ऐसी फसलें हैं जो कि प्रोटीन में रिच होती हैं, हमारी पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी के पोषक तत्वों में भी इससे वृद्धि होती है। यानी दलहनी फसलें लेने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और पोषक तत्वों का हमारे किसान बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे दलहनी फसलें हमारे किसान लें, इससे जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें हैं, कैसे खेती में भी इससे लाभ हो सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत देश में दलहनी फसलों का एक खास स्थान है। यहाँ दालों की सबसे अधिक खपत होती है। भारत में सबसे ज्यादा दलहन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना और मटर आदि है। दलहनी फसलों में प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। दलहनी फसलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने के कारण लोगों में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान दलहनी फसलों की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो अच्छी उपज हासिल कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। दलहनी फसलें रबी, खरीफ तथा जायद मौसम में विभिन्न फसल पद्धतियों के अंतर्गत उगाई जाती हैं। अरहर, उड़द और मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। रबी दलहनी फसलों में आप चना और मसूर की उन्नत खेती कर सकते हैं। चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है और इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सबसे सही रहते हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। फसल में दाना बनते समय 30 डिग्री सेल्सियस से कम या 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नुकसानदायक रहता है। चने की खेती कई तरह की मिट्टी में जैसे बलुई, दोमट से चिकनी या गहरी दोमट मिट्टी में की जा सकती है। उचित जल निकास और मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, चने की अच्छी फसल के लिए सही रहती है। एक गहरी जुताई के बाद बुआई के लिए खेत तैयार करें। चने की खेती के लिए मिट्टी का बारीक होना जरूरी नहीं है, बल्कि ढेलेदार खेत को ही इसके अच्छी फसल के लिए सही माना जाता है। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। चने की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय करें। चने की बुआई पंक्तियों में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बीज जमीन में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई में डालें। बीज की गहराई कम करने से उकटा रोग अधिक लगता है। पछैती बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। दलहनी फसल होने के कारण चने की बीज को उचित राइजोबियम टीके से उपचारित करने से लगभग 10 से 15% अधिक उपज मिल सकती है। चने में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण भी करते रहें। वहीं अगर आप मसूर बोना चाहते हैं तो मसूर की उन्नत किस्म जैसे पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, वीएल मसूर 4, वीएल मसूर 103, वीएल मसूर 125 और वीएल मसूर 126 बो सकते हैं। इनके अलावा मसूर की वीएल मसूर 129, पंत मसूर 7, HUL 57, शालीमार मसूर 1, अरुण मलिका और जवाहर मसूर 3 भी लगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसानों से। आज के कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सफल किसान स्वास्तिक चौहान से। स्वास्तिक चौहान जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं और विशेष तौर पर जीवामृत से वो खेती करते हैं। जीवामृत एक ऐसा विकल्प है जो कि रसायन मुक्त है और इससे हमारे किसान टिकाऊ खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये पर्यावरण के भी अनुकूल है और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। कैसे बनाया जाता है जीवामृत, कैसे वो अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इस
इसके जो खाल है वो साफ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो देखा आपने हमारे किसान कैसे जैविक और साथ ही प्राकृतिक खेती में जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी मिट्टी के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने
प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिससे हमारे किसानों के खेतों में सोलर पंप लगते हैं। हमारे किसान सीधा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक तो ऊर्जा की ज़रूरत की पूर्ति होती है, दूसरा ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। जानते हैं कि कैसे हमारे किसान कुसुम योजना से जुड़ सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो
ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी आशा है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, जिन योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया है, उससे आप ज़रूर लाभ लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@ddk@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव और आपके सवाल हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दें कि कार्यक्रम आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। बैंक से शादी मत करो ज्योति। क्यों? क्योंकि वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। मैं शादी करूं ना करूं, किससे करूं? आपको क्या फर्क पड़ता है? एक जरूरी काम से मुझे कल सुबह की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना होगा। पर कल तो हमारी शादी है। मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। अपनी होने वाली बीवी को ज्यादा इंतजार मत कराइएगा, जल्दी आ जाना। I love you। ये दिल मांगे मोह सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। माँ आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाय बेटा। और तू सही कहता था, ये दुनिया दिखावे की है दोस्त, यहाँ दिल कोई नहीं देखता। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। कुछ कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हथेलियां बदलती हुई चलती हैं, लेकिन उनकी लकीरें तब मिटने लगती हैं जब उन कलाओं को चाहने वाले, उनको अपनाने वाले कम हो जाते हैं। रेशम के इस नायाब तोहफे को दोबारा जिंदा किया है सखी चंद्र राम जैसे लोगों ने। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।